हेलो, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी ए 2019-20 का पेपर 2 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन 1 to 42। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 43। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चन। तो 43rd क्वेश्चन है, द थाइसन वेट ऑफ द 4 रेन गेज ए बी सी डी कवरिंग द रिवर बेसिन आर। थाइसन वेट दिया हुआ है। थाइसन पॉलीगोनल मेथड क्या होता है? रेनफॉल, मिसिंग रेनफॉल की वैल्यू को, एवरेज रेनफॉल वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका वेट दिया हुआ है यहाँ पे। इफ द एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल फॉर द बेसिन इज 5 सेंटीमीटर, रिकॉर्डेड एट बी सी डी आर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेनफॉल एट। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? वेट्स दिया हुआ है। वेट मीन्स कि वेटेज कितनी है, कि इसकी वैल्यू जो ए स्टेशन की वैल्यू है उस पर की वेटेज कितनी है ओवरऑल, मतलब वो कितना एक्यूरेट है। दिस इज कॉल्ड वेट। हायर द वेट हायर द एक्यूरेसी। इसमें हमें क्या करना है? रेनफॉल एट ए फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करना है। तो एवरेज रेनफॉल के लिए हमें क्या करना है? सिंपली वैसे ही जैसा हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं, सेम वैसे ये इंटू डब्ल्यू ए प्लस पी वी इंटू डब्ल्यू बी, इस तरह से हमें सभी को ऐड करते जाना है, डिवाइड बाई वेट से डिवाइड करते हैं, ए प्लस डब्ल्यू बी एंड सो ऑन एंड जितने भी स्टेशन है सबको इधर ऐड। न्यूमरेटर में क्या रखना है? वेट इंटू रेनफॉल और डिवाइड बाय वेट का सम। इससे जो एवरेज बचेगा, मतलब सेंट्रॉइड हमें फाइंड मिलेगा किसका? रेनफॉल का। तो ये सिर्फ पी का हमें यहाँ पे सेंट्रॉइड मिलेगा। बस एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर हम इसमें देखें तो जब आप इसको फाइंड करेंगे, पी आपको सभी का गिवन है, पी ए पी वी पी सी एंड पी डी, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी और डब्ल्यू डी भी। तो जब इससे आप फाइंड करेंगे पी ए, इसमें सिर्फ और सिर्फ पी ए अननोन रहेगा, बाकी पी एवरेज भी गिवन है। ठीक है, तो जब इसको आप 5 सेंटीमीटर को इक्वेट करेंगे, मतलब पी एवरेज गिवन है 5 सेंटीमीटर, जब इसको आप 5 सेंटीमीटर से इक्वेट करेंगे, दिस पी ए विल बी अननोन। पूछा है कि रेनफॉल स्टेशन ए है, तो पी ए विल बिकम 7 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है। 5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट is to be lifted, water is to be lifted by a net head of 240 मीटर। वाटर को हमें 240 मीटर हाइट तक लिफ्ट करना है। आइडेंटिकल पंप्स ईच विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 30। दो पंप है, कितने पंप लगेंगे ये कह रहा है कि एक पंप है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 30 है, सभी पंप का इतना ही अगर है और उसकी रोटेशन कैपेसिटी है 1450 आरपीएम और डिजाइन डिस्चार्ज इतना है, ऐसे पंप हमारे पास अवेलेबल है। सेम इसी कैपेसिटी के बहुत सारे पंप अवेलेबल है। तो पूछ रहे हैं कितने पंप की जरूरत पड़ेगी ताकि वाटर को इतना हाइट तक पहुंचा दिया। राइट, तो देखिए नंबर ऑफ पंप्स रिक्वायर्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला देखते हैं। एन एस इजिकल टू पंप के लिए क्या होता है? एन इंटू अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई मैनोमेट्रिक हेड के पावर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड हमें गिवन है 30, तो 30। अब यहाँ पे रोटेशन गिवन है 1450 और अंडर रूट क्यू डिस्चार्ज गिवन है 0.2 और मैनोमेट्रिक हेड यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो एक की मैनोमेट्रिक हेड कैपेसिटी यहाँ से मिल जाएगा कि एक पंप कितना मैनोमेट्रिक हेड तक राइज कर सकता है। तो यहाँ पे मैनोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू 60.211 मीटर, मतलब एक पंप कितना हाइट तक लिफ्ट कर सकता है? 60 मीटर। और हमें कितना हाइट तक पहुँचाना है? 240 तक। डिवाइड कर देंगे, 240 डिवाइड बाई 60 पॉइंट, हमें नंबर ऑफ पंप मिलेगा, दिस विल बिकम 3.98। 4 पंप की हमें जरूरत पड़ेगी। राइट, सो 4 पंप विल बी द। और कैसे कनेक्ट करेंगे? तो देखिए, अगर हम पंप को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तभी हेड बढ़ेगा। एक पंप, फिर दूसरा पंप, फिर तीसरा पंप। तो अगर हमें हेड इंक्रीज करना है तो सीरीज में कनेक्ट करना होगा, और अगर डिस्चार्ज इंक्रीज करना है तो पंप्स विल बी कनेक्टेड पैरेलली। To increase the discharge, pumps are connected parallelly. To increase the head, pumps are connected in series combination. तो चारों पंप हमें सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वन डायमेंशनल फ्लो विदाउट रिचार्ज। अगर वन डायमेंशनल फ्लो है और रिचार्ज नहीं हो रहा है इन एन अनकन्फाइंड एक्यूफर। एक्यूफर कौन सा? अनकन्फाइंड एक्यूफर है, दो वाटर बॉडी के बीच में। तो स्टीडी वाटर टेबल प्रोफाइल पूछ रहा है। इसके क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो मैं आपको विद रिचार्ज और विदाउट रिचार्ज
अनकन्फाइंड के लिए भी और कन्फाइंड के लिए भी। देखिए अगर विदाउट रिचार्ज है तो शेप कैसा होगा, पैराबोला से, ऊपर से कोई वाटर नहीं आ रहा है तो पैराबोला शेप का होगा। इस केस में अगर हम रिचार्ज का फॉर्मूला देखें तो Qx इज इक्वल टू K अपॉन 2L H नॉट का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये Qx का, यहाँ पे स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। नाउ अगर विद रिचार्ज हो, विद रिचार्ज अगर एक्यूफर के ऊपर से वाटर भी इन हो रहा है तो इस केस में इलिप्स बनता है, ठीक है। तो एन इलिप्स इन केस ऑफ विद रिचार्ज। इस केस में क्या होगा फॉर्मूला, डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, K अपॉन 2L, इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा, बाकी सब सेम ही, H नॉट का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर और इसमें एक प्लस हो जाएगा R इंटू एक्स माइनस। तो ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ दिस वाटर, बिकॉज रिचार्ज भी हो रहा है, दिस विल बिकम इलिप्स। तो इलिप्स होगा किस केस में, विद रिचार्ज के केस में, और विदाउट रिचार्ज के केस में पैराबोला, राइट। और इन केस ये किसके लिए, अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए। और कन्फाइंड एक्यूफर में अगर वाटर यहाँ पे हो भी रहा है तो यहाँ पे जो कन्फाइनमेंट देयर विल बी नो रिचार्ज, सो द स्ट्रेट लाइन विल बी द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46th। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द शेप ऑफ द लाइन कैनल, लाइन कैनल का शेप कैसा होना चाहिए, ट्रेपेजॉइडल, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल शेप का एज पर द IS कोड, बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैनल इज इजी। जियोलॉजिकल स्ट्राटा बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड द वाटर टेबल इज ऑल्सो टर्म्ड एज, तो वाटर ग्राउंड वाटर सरफेस और वाटर टेबल के बीच में जो जियोलॉजिकल स्ट्राटा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए अगर ये वाटर टेबल है, इसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड जोन, इसके नीचे बोलते हैं सैचुरेटेड जोन, और इसके ऊपर से लेके और ग्राउंड सरफेस तक को बोलते हैं एरिएशन जोन, एरिएशन जोन और वेडोस जोन, वेडोस। इसमें भी दो लेयर होते हैं, ये लेयर जो होता है इसको बोलते हैं कैपिलरी जोन, वाटर टेबल के जस्ट ऊपर कैपिलरी जोन भी होता है। तो ये कैपिलरी जोन से लेके पूरा ग्राउंड सरफेस तक पूरे जोन कहते हैं एरिएशन जोन या फिर वेडोस जोन, यही आएगा वेडोस जोन। यही अगर वाटर टेबल के नीचे पूछा होता दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड जोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द स्टैंडर्ड BOD। हम जानते हैं कि BOD 5 दिन का टेस्ट होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम BOD एट 5 डेज में कैलकुलेट करते हैं, इसमें फाइनल BOD फाइंड नहीं होता है क्योंकि टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो अल्टीमेट BOD के बराबर होता है। तो हम सिर्फ BOD 5 मतलब 5 डेज में कितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है और ये टेस्ट किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन कंपेयर्ड विद BOD अल्टीमेट। तो ये होता है अल्टीमेट का 68% ओनली और 2/3, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर, और उसके बाद रेट बहुत स्लो होता है इसलिए हम उसको लेंदी नहीं करते, 5 दिन में जितना वैल्यू होता है उसको 68% मान के हम। स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अब देखिए स्लज बल्किंग क्या होता है, जब स्लज के अंदर काफी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हो, जो ऐसे बैक्टीरिया हो जो प्लेट लाइक होते हैं, और वैसे ज्यादा हो जाए तो स्लज बल्क करने लगता है और सेटल प्रॉपरली नहीं होता है। उस केस में हमें इसको फिक्स करने के लिए, स्लज को थिक करने के लिए या फिर बल्किंग ना हो, काफी स्प्रेड ना हो, एक जगह पे सेटल डाउन हो जाए, उसके लिए हम दो प्रोसेस करते हैं। और ये किस पे करते हैं, रिटर्न स्लज पे, रिटर्न स्लज पे। जो स्लज हम रिटर्न करके ला रहे हैं फिर इंसर्ट कर रहे हैं उसको क्लोरीनेट करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, रिडक्शन इन एज, रिडक्शन इन एज टू लेस देन 6 डेज। दूसरा तरीका क्या है, तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है स्लज ब्लॉकिंग किन तरीकों से रोका जाता है। तो पहला तरीका है कि रिटर्न स्लज जो है उसका क्लोरीनेशन करें, और दूसरा तरीका क्या है कि स्लज का जो टाइम है उसकी एज को हम 6 दिन से कम कर दें, इससे भी स्लज ब्लॉकिंग कंट्रोल। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, CU की वैल्यू हम जानते हैं D60/D10 होता है, तो D60/D10, और यही पे कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। ये दोनों कोर्स ग्रेन सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। तो
वेल ग्रेडेड है, पोरली ग्रेडेड है, कैसा है, कोर्स ग्रेड सैंड है या फिर ग्रेबल। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं, अगर CU की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू 6 से ग्रेटर है तो वेल ग्रेडेड सैंड है, और अगर 4 से ज़्यादा है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। ये वेल ग्रेडेड सैंड है, सॉरी इसको डिनोट करते हैं SW और GW। सैंड को हम सैंड वेल ग्रेडेड और ग्रेवल वेल ग्रेडेड। अगर 6 से ज़्यादा है CU की वैल्यू तो सैंड के लिए, सिमिलरली CC की वैल्यू अगर 1 to 3 के बीच में है तो ये वेल ग्रेडेड। तो CU और CC की वैल्यू देख के हम पता लगाते हैं कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, कैसा है। Which of the following cause a decrease demand of the water in per capita consumption? Per capita consumption में कौन सा ऐसा रिक्वायरमेंट है जो कि डिक्रीज करता है? तो देखिए, अगर मीटरिंग सिस्टम लगाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा रिक्वायरमेंट, क्योंकि मीटर रहेगा तो हमें बिल दिखेगा कि इतना यूज हो रहा है, इतना कंजम्पशन हो रहा है, इतना बिल आने वाला है, तो इससे कम होगा। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर से कम नहीं होगा, इससे इंक्रीज होगा, इससे इंक्रीज होगा। अगर अच्छा पानी मिलेगा तो ज़्यादा पानी यूज करेंगे, इससे इंक्रीज होगा। बेटर स्टैंडर्ड लिविंग, ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो हमें गार्डन के लिए चाहिए, व्हीकल के लिए चाहिए, सबके लिए पानी चाहिए तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। हॉटर क्लाइमेट, समर सीजन में वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। बाकी 3 ऑप्शन से रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, बट अगर मीटर लगाएंगे तो उससे रिक्वायरमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो डिक्रीज करने के लिए ये यूज़ करते हैं, बाकी इन सब वजह से इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है डेटा गिवन है, इनिशियल DO, फाइनल DO और BOD कह रहा है फाइंड करो। तो BOD का फॉर्मूला हम जानते हैं कि DO कंज्यूम, कितना DO कंज्यूम हुआ है डिवाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर देखिए, DO कंज्यूम जितना है तो 9.5 फाइनल DO है और 2 इनिशियल DO है, डिवाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर इसमें कितना दिया, 1%, 1 डिवाइड बाई। ठीक है, जब इसको फाइंड करेंगे हम तो मिलेगा 750 मिलीग्राम। नेक्स्ट है द टिल्ट ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। टिल्ट जो होता है एरियल फोटोग्राफ का हमेशा आइसोसेंट्रिक पॉइंट से रेडियल होता है। आइसोसेंट्रिक पॉइंट से रेडियल तो होता है, लेकिन अपर साइड में अगर इससे ऊपर जाएंगे, अपर साइड में टुवर्ड्स, अपर साइड में टुवर्ड्स रेडियल, मतलब रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड्स आइसोसेंट्रिक पॉइंट होता है और लोअर डायरेक्शन में अवे। तो अगर पूछता है कि, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोअर साइड में आइसोसेंट्रिक पॉइंट से रेडियली अवे मूव होता है टिल्ट ऑफ फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफ, whereas on the upper side the tilt is towards the आइसोसेंट्रिक रेडियली। कैसे, रेडियली। नेक्स्ट है द स्टाफ रीडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम लेवल विद बबल एट सेंटर। जो स्टाफ रीडिंग आ रहा है जब बबल सेंटर में है, बबल यहाँ पे सेंटर में था तो उस समय स्टाफ रीडिंग है 1.52 मीटर। व्हेन इट इज मूव्ड बाय 5 डिवीजन, अब ये बबल मूव हो गया है यहाँ से यहाँ पर 5 डिवीजन आउट ऑफ द सेंटर, द रीडिंग इज 1.60। उस समय जो रीडिंग आ रहा है वो आ रहा है 1.6। द एंगुलर वैल्यू ऑफ द बबल, पर डिवीजन में क्या वैल्यू है इसकी, मतलब सेंसिटिविटी पूछ रहा है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बस सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में यहाँ पे हमें यहाँ पे फॉर्मूला फिट कर देना है। तो पर डिवीजन कितना एंगल चेंज होता है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि S अपॉन L इंटू N इंटू 206265। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें गिवन है, इंसर्ट कर दो। 1.6 माइनस 1.52, ये S क्या है, रीडिंग का डिवीजन, डिवाइड बाय L। तो लेंथ कितना है, डिस्टेंस, स्टाफ डिस्टेंस 80 मीटर इंटू डिवीजन, तो कितने डिवीजन मूव हुआ है, 5 डिवीजन इंटू 206265। फाइंड करेंगे तो 41.25 डिग्री, और डिग्री नहीं बल्कि सेकेंड्स, 41.25 सेकेंड्स, राइट। सो दिस विल बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो डायरेक्टली आंसर सेकेंड्स में ही मिलेगा। दिस वैल्यू इज टू ओनली टू कन्वर्ट द वैल्यू इनटू सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन GIS द प्रोसेस यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग मैप फीचर्स टू मेक देम क्लियर। अगर उसको जूम इन करते हैं तो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन।
ताकि हम जूम करके किसी के एरिया को जूम करके उस इमेज को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन। नेक्स्ट इज एन इंजीनियर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन। एक इंजीनियर दो लोकेशंस के बीच की डिस्टेंस मेजर करता है ऑन अ प्लान हैविंग ए स्केल। स्केल है उसका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर एच 600 मीटर, और लेंथ जो मेजर हुआ है वो 600 मीटर। बाद में पता चलता है कि उसने रॉन्ग स्केल यूज कर लिया था, करना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर से, बट बाद में पता चला कि उसने जो मेजर किया है एक्चुअली में वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर का है। तो ट्रू डिस्टेंस क्या होगा, बस इसमें वही करना है जो इनकरेक्ट लेंथ के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो रॉन्ग स्केल कितना है इस केस में, 1 in 30, राइट। 1 in 30 डिवाइड बाई ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल कितना था, 1 in 50 लेना था उसको। 1 in 50 मल्टीप्लाई बाई मेजर डिस्टेंस 600, 50 आएगा ऊपर, 50 डिवाइड बाई 30 इंटू 600, ठीक है। इससे जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर है, दैट मीन्स 1000 मीटर। नेक्स्ट है स्ट्रीक ऑफ अ मिनरल। मिनरल के पाउडर फॉर्म में जो उसका कलर होता है उसको कहते हैं स्ट्रीक। द कलर ऑफ द पाउडर ऑफ द कलर्ड मिनरल एज ऑब्टेन्ड बाय द रबिंग ऑन इट्स पोर्सिलेन प्लेट। क्योंकि कई सारे मिनरल ऐसे होते हैं जिसका पाउडर फॉर्म में उसका कलर अलग होता है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल कलर, इसलिए उसका कलर हम कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसके पाउडर फॉर्म में उसका हम कलर फाइन करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीक। नेक्स्ट इज अ रोड सेगमेंट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर, 1 मीटर का लेंथ है, स्केल 6 सेंटीमीटर ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है फोटोग्राफ पे। फोकल लेंथ कैमरे का गिवन है, टेरन इज नियरली प्लेन है। देन द फ्लाइंग हाइट, तो फ्लाइंग हाइट इसमें पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अगेन सिंपल है, स्केल इज इक्वल टू का फॉर्मूला में यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। स्केल है तो एफ अपॉन एच माइनस एच, यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन है, स्केल भी गिवन है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एच फाइंड करें तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन स्केल। तो यहाँ पे एफ क्या है, 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, सॉरी यहाँ पे हम एफ अपॉन स्केल, हाँ ठीक है। तो एफ हमें गिवन है फोकल लेंथ कैमरे का 150, राइट। तो 150 फोकल लेंथ है 150 डिवाइड बाई एच। एच कितना है, 1/6, 1/6। अभी ये किलो सेंटीमीटर में है, एक किलोमीटर में है और ये mm में है, तो एक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम फाइनली कन्वर्ट करेंगे इसको तो कन्वर्ट करके आंसर मिलेगा mm। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, फाइनली हमें आंसर मिलेगा 3500 विल बी द मीटर। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी एच कहाँ पे यूज करना है, ये स्मॉल एच जब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट देगी, अदरवाइज एफ अपॉन एच इज द। और स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे अगर हम बात करें तो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। नेक्स्ट है इफ द प्रोबेबल एरर ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज दिस। मीन का इतना दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम जानते हैं कि सिंगल ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबल एरर और मीन का में एक कॉमन रिलेशन होता है, उन रिलेशन को हमें यूज करना है। तो एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू सिंगल ऑब्जर्वेशन का एरर और डिवाइड बाई अंडर रूट एन। बस ये दो वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सो सिंपल, 0.01 इज इक्वल टू 0.04 डिवाइड बाई अंडर रूट एन। यहाँ से जब आप एन फाइंड करेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा, एन इज इक्वल टू 0.04 डिवाइड बाई 0.01, राइट। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। नेक्स्ट है टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमीटर। टेक्योमीटर की टेंजेंशियल मेथड है, सब्सटेंस मेथड, सब्सटेंस बार मेथड है, स्टेडियम मेथड है। तो कह रहे हैं कि ये स्टेडिया हेयर मेथड के मुकाबले स्टेडिया के भी दो मेथड है, तो उसके मुकाबले इसकी स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है, या फिर कब यूज़ करते हैं इसको। ये यूज़ टेंजेंशियल मेथड जनरली स्लोअर होता है स्टेडियम मेथड। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में करते थे कि दो एंगल वर्टिकल एंगल मेजर करना होता है, दो वर्टिकल एंगल में मेजर करना होता है, और उन दोनों से
वही फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग में हम लोग यूज करते हैं, उन दोनों फॉर्मूले से वर्टिकल हाइट से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट दोनों। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज वी आर मेजरिंग टू वर्टिकल एंगल फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, दैट्स व्हाई इट इज स्लोअर। और स्टेडियम मेथड में हम डायरेक्टली एक ही रीडिंग से दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम स्टाफ इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो इसमें रीडिंग ज़्यादा होने की वजह से स्लो होता है। नेक्स्ट है मेथड आफ्टर फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल using theodolite in case of when several angles of the well distributed points या objects are to be measured from the same instrument station। तो सेम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से अगर मल्टीपल एंगल मेजर करना है तो हम इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, मेथड ऑफ रीइटरेशन, और लास्ट में हम हॉराइजन को क्लोज करते हैं। और मेथड ऑफ रिपीटेशन कब यूज होता है, जब सिंगल एंगल हो, एक ही एंगल हो बट बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करना हो, उस केस में हम रिपीटेशन यूज करते हैं कि एक ही एंगल को हम अलग अलग पार्ट से यूज करके एंगल को मेजर करते हैं और लास्ट में सबका एवरेज निकालते हैं, लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेशन और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का, फिर हम सबका एवरेज निकालते हैं ताकि बहुत ही एक्यूरेट एंगल। सो रिपीटेशन इज फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन बट वेरी एक्यूरेट एंगल, रीइटरेशन इज फॉर मल्टीपल एंगल फ्रॉम अ सिंगल स्टेशन, रीइटरेशन में। यही दो मेथड है जनरली हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने की। थर्ड लाइट रिवर्शन, टू स्ट्रेट ए बी एंड बी सी हैव द बियरिंग, दोनों का बियरिंग दिया हुआ है, ए और बी, ए बी का बियरिंग और बी सी का बियरिंग गिवन है। दे आर टू बी कनेक्टेड बाय सर्कुलर कर्व, इन दोनों को सर्कुलर कर्व से कनेक्ट करना है। द डिफ्लेक्शन एंगल, तो इसका डिफ्लेक्शन एंगल मतलब अगर हम इसको आगे प्रोजेक्ट करें, ये एंगल पूछ रहे हैं कितना होगा। देखिए ये एंगल कितना होगा, अगर डिफ्लेक्शन एंगल की बात करें तो हमें ये एंगल पता है, ये एंगल क्या है, जो ये एंगल है, मतलब फोर बियरिंग ऑफ ए बी, ये एंगल यही है, और हमें एक ये एंगल भी पता है जो कि फोर बियरिंग ऑफ बी सी लाइन है। तो दोनों में से अगर हम इसके फोर बियरिंग में से टोटल में से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमें ये डिफ्लेक्शन एंगल मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, दैट मीन्स सिंपली वी हैव टू डिडक्ट, आएगा 120 माइनस 70, 58 डिग्री विल बी द डिफ्लेक्शन एंगल विल बी। द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट एट द वॉल, वॉल पे कौन सा बाउंड्री कंडीशन होता है, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जीरो होता है एट y इज इक्वल टू 0। द हाइड्रोलिक रैम वर्क्स ऑन, हाइड्रोलिक रैम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक रैम प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर, प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर पे वर्क करता है। और इसको हम कैसे यूज करते हैं कि अगर बहुत सारा वाटर हो, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो बट हाइट बहुत कम हो, व्हेन डिस्चार्ज इज वेरी मच बट हाइट इज लेस, इसकी एनर्जी को हम यूज करते हैं कम पानी को बहुत हाइट तक पहुंचाने के लिए। जस्ट सपोज if water is available in a very large quantity but the depth is very low, then we can use hydraulic ram to lift the small water for a greater height, inversely proportional करना। तो this is called hydraulic ram। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर और इनर्शिया प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म फ्लो इन एन ओपन चैनल एग्जिस्ट वेयर द फ्लो इज स्टेडी एंड द चैनल इज। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है कि लेंथ के साथ जितनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है एक्स एक्स सेक्शन पे, वही प्रॉपर्टी वाई सेक्शन पे भी हो, तो विद लेंथ और द सेम टाइम, एक टाइम पे दोनों जगह प्रॉपर्टी सेम, उसको बोलते हैं स्टेडी, और उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी फ्लो एक ही पॉइंट पे टाइम के साथ प्रॉपर्टी वेरी नहीं कर रहा, उसको बोलेंगे स्टेडी। इसमें क्या बोला, फ्लो इज स्टेडी, तो चैनल को कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक, दैट मीन्स साइज इज नॉट चेंजिंग एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट अलोंग द चैनल, डेप्थ भी कांस्टेंट होना चाहिए, साइज और डेप्थ दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर्टी यहाँ और यहाँ पे। फॉर अ हाइड्रोलिकली इफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ विड्थ टू नॉर्मल डेप्थ, जानता है कि हाइड्रोलिकली इफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बी जो विड्थ होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ, और हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है वो डेप्थ का हाफ होता है। बस यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे यूज करना है। तो कह रहा है कि विड्थ टू नॉर्मल डेप्थ, तो विड्थ अपॉन नॉर्मल डेप्थ क्या हो जाएगा, बी अपॉन नॉर्मल डेप्थ, बी इज इक्वल टू बी अपॉन वाई का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन रख दो 2y अपॉन 2, आंसर विल बी 2। आगे चलते हैं। As the depth of immersion of vertical plane surface emerges or increases, the location of center of pressure। देखिए इनिशियली क्या होता है
सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिक्स रहता है हमेशा, सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे रहता है, बट जैसे जैसे हम डेप्थ को इमर्ज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसके साइड पे यूनिफॉर्म होने लगता है और ये सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर की तरफ मूव होने लगता है और काफी डेप्थ पे जाके ये इससे मर्ज कर जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा ड्यू टू द यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द साइड्स this CP will starts moving towards the centroid. So it's come closer to the center of gravity of the area. Right? So B is the right answer. Next है hydraulic jump occurs when. जंप कब होता है? जब फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट होता है। The flow is super critical and downstream depth is डाउनस्ट्रीम का डेप्थ भी एडिक्वेट होना चाहिए ताकि वहां पे जंप फॉर्म हो सके। नेक्स्ट है इन अ मॉडल एक्सपेरिमेंट विद वियर इफ द डायमेंशन ऑफ द मॉडल वियर आर रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर के। मॉडल प्रोटोटाइप का जब हम एनालिसिस करते हैं उसमें क्या होता है, मॉडल का तीन प्रकार की सिमिलरिटी चेक करता है, डायनामिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी और डायनामिक और काइनेमेटिक और ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, ये तीन सिमिलरिटी चेक करते हैं ताकि जो भी वैल्यू हमें मॉडल पे मिल रहा है प्रोटोटाइप पे वो भी एप्लीकेबल हो। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर के फैक्टर है तो फ्लो रेट थ्रू द मॉडल बी आर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ द फ्लो रेट थ्रू प्रोटोटाइप। यहाँ पे मॉडल में दिया हुआ है तो कौन से फैक्टर का यूज करेंगे, फैक्टर की वैल्यू क्या होगी ताकि वो प्रोटोटाइप में भी एप्लीकेबल हो। तो देखिए फ्राउड नंबर को अगर हम यूज करते हैं तो वी आर अपॉन अंडर रूट एल आर इज इक्वल टू इक्वेशन यूज करते हैं बस। तो ये क्या कहता है कि मॉडल का डिस्चार्ज और प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज इन दोनों का रेशियो लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप का लेंथ का पावर 5/2 k raised to power 5/2 is the right. So option A is the right one. Next है इन डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर किस लिए होता है, सेम पाइप में टू अदर लोकेशंस पे प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना। इज यूज्ड फॉर वेंचुरीमीटर। अब ये किस में बोला गया है, वेंचुरीमीटर में यूज किया है। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए होता है इस तरह का सेक्शन। along the water pipeline if the error of 2 mm has been made, 2 mm का एरर है ऑब्जर्विंग इन डिफरेंशियल हेड। तो जो इसमें यहाँ पे अगर यहाँ पे मैनोमीटर लगा होता है और यहाँ मैनोमीटर कनेक्टेड होता है और ये दोनों मेजर करते हैं प्रेशर डिफरेंस पे। ठीक है, तो एक होता है सेक्शन एक्स एक्स पे और एक होता है थ्रोट पे, एक मैनोमीटर का ऐड होता है थ्रोट पे। तो अगर इसमें 2 mm का अगर एरर हो जाए डिफरेंशियल हेड मेजर करने में, 100 mm के डिफरेंशियल हेड मेजर करने में, तो प्रेशर डिफरेंस के बीच में कितना एरर आएगा ये पूछा। द परसेंटेज एरर इन प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस में कितना एरर आएगा, प्रेशर डिफरेंस में कितना एरर आएगा अगर हमने 2 mm का डिफरेंशियल हेड में 10 mm में हमने गलती कर दी है। तो देखिए चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, GS GW 1 x, ये होता है फॉर्मूला। परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स 100। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 mm का हो रहा है पर 10 mm में तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो पर 10 mm में कितना का, क्योंकि डायरेक्टली जो प्रेशर डिफरेंस है वो डायरेक्टली किसके बराबर होता है, हेड के बराबर होता है। प्रेशर हेड ही तो मेजर करता है मैनोमीटर, तो इन दोनों के बीच में देखते हैं कितना डिफरेंस है, तो ये वैल्यू आएगी 20%। ठीक है, नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल पाइप्स, दो आइडेंटिकल पाइप्स है जिसका लेंथ है L, डायहेडी, फ्रिक्शन फैक्टर है F, पैरेलली कनेक्टेड है दो पॉइंट के बीच में। लेंथ ऑफ द सिंगल पाइप, तो क्या कह रहा है इसमें इक्विवेलेंट पाइप बनाना है हमें, उसका डाया भी डी ही रखना है, तो लेंथ क्या होगा। तो देखिए इसमें लेंथ कैलकुलेट करना है, तो देखिए लेंथ के लिए क्या करना है हमें, दोनों का अब हम जानते हैं इक्विवेलेंट पाइप के लिए क्या कंडीशन है, डिस्चार्ज सेम होना चाहिए और हेड लॉस सेम होना चाहिए। वही यहाँ पे यूज करेंगे FL क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी रेज टू पावर 5, ये होता है हेड लॉस का फॉर्मूला डिस्चार्ज के फॉर्म में। ये बराबर होना चाहिए एफ एल एस, इसके लिए ये बराबर होना चाहिए इक्विवेलेंट पाइप के लिए अपॉन 12.5, दोनों में डी ही है, बाकी सब तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे लेंथ का फर्क है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा L/4, आंसर इज L/4। नेक्स्ट चलते हैं विद राइज इन प्रेशर द बल्क मॉडुलस ऑफ, अगर प्रेशर को राइज करते हैं तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो क्या कर रहा है कि प्रेशर राइज हो रहा है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बल्क मॉडुलस, तो इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट
velocity of the flow of water of viscosity 0.02 poise to be laminar in 10 mm pipe is। कह रहा है कि हाईएस्ट कौन सी वेलोसिटी होगी जिसपे लेमिनार रहेगा फ्लो, विस्कोसिटी वाटर का गिवन है और डाया गिवन है। तो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट करना है। और एक चीज और बोला है कि पाइप फ्लो है, तो पाइप फ्लो में हम जानते हैं कि लेमिनार से ट्रांजिशन कब कन्वर्ट होता है, तो लेमिनार से ट्रांजिशन कब, लेमिनार कब तक होता है 2000 तक। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम है तो लेमिनार होगा, 2000 से 4000 के बीच में है तो ट्रांजिशन में रहेगा, और 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट रहेगा। ठीक है, दिस इज टर्बुलेंट, दिस इज लेमिनार। नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट मींस आर की वैल्यू को 2000 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2000 इक्वल टू, और आर का फॉर्मूला क्या होता है वी डी बाई न्यू, डायनामिक विस्कोसिटी। अब यहाँ पे हमें डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है तो वी डी इंटू रो डिवाइड बाई न्यू डायनामिक विस्कोसिटी। यहाँ पे सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दीजिए, एक वैल्यू नोन है वी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डायमीटर गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता ही है, और डायनामिक विस्कोसिटी यहाँ पे पॉइस में है, तो पॉइस को कन्वर्ट करना है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, तो 10 से इसको डिवाइड कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। देखिए 2000 इज इक्वल टू हो जाएगा v तो अननोन ही है, तो v डायमीटर कितना है 10 mm, तो यहाँ पे 10 mm को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय रो, तो रो की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर में 1000 और डिवाइड बाय न्यू, न्यू कितना है 0.02, और इसको हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 10 यहाँ पे आएगा। जब इसको हम कट करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ पे v की है, ये हमें मिलेगी, और ये मिलेगी हमें 400 नहीं 40 मिलेगी। यहाँ पे ये आंसर इनकरेक्ट है, 40 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। व्हेन एन इरिगेशन कैनाल इज टेकन ओवर अ ड्रेनेज, जब कैनाल को ऊपर लिया जाता है ड्रेनेज से, उसको क्या कहते हैं एक्वाडक्ट, और यही अगर उसका कैनाल का बेड लेवल HFL से कम होता तो साइफन एक्वाडक्ट, और अगर ड्रेनेज चैनल ऊपर है कैनाल नीचे है तो उसको बोलते हैं सुपर पैसेज। और इसका दूसरा फॉर्म होता है अगर साइफोनिक एक्शन हो रहा है, दैट मींस बेड लेवल ऑफ ड्रेनेज इज बिलो द FSL ऑफ कैनाल, देन इट इज कॉल्ड कैनाल साइफोन। ठीक है, अगर यहीं पे उल्टा होता कि ओवर की जगह यहाँ पे अगर बिलो हो जाता तो आंसर होता बी, और ओवर है तो एक्वाड। लेवल क्रॉसिंग कब यूज करते हैं जब सेम लेवल पे मैच होता है, दोनों का लेवल RL सेम। लेसिस स्कोर डेप्थ फॉर अ स्ट्रीम कैरिंग डिस्चार्ज, लेसिस का हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेसिस के एक क्वेश्चन जरूर आता है। स्कोर डेप्थ पूछा है इस केस में, डिस्चार्ज गिवन है, सिल्ट फैक्टर गिवन है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है फॉर्मूला इंसर्ट कर देना है। तो स्कोर डेप्थ D इज इक्वल टू 1.35, फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, Q स्क्वायर बाई F रेज टू पावर 1/3। बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा 2.64। सिंस कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में इसलिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्चार्ज पासिंग ओवर एन ओगी स्पिलवे, ओगी स्पिलवे से डिस्चार्ज पास हो रहा है, पर यूनिट लेंथ ऑफ इट्स एपेक्स लाइन इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें क्या करना है डिस्चार्ज का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है ओगी स्पिलवे पे, कभी कभी इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूछ लेते हैं कि प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो कांस्टेंट इनटू लेंथ इनटू h रेज टू पावर 3/2। अब इसमें जो h होता है ना ये दोनों हेड को मिला के होता है टोटल हेड, दैट मीन्स वेलोसिटी हेड भी इसमें ऐड होता है। तो पानी का जो हाइट है मान लो यहाँ पे एक क्रेस्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे एक क्रेस्ट है और यहाँ तक है वाटर लेवल, और वेलोसिटी हेड इसके v स्क्वायर बाई 2g इसके ऊपर है, तो h की लेंथ क्या से कहा होगी क्रेस्ट की हाइट से लेके और वेलोसिटी हेड v स्क्वायर बाई 2g की लेंथ तक को h बोलते हैं। कई बार ये भी पूछते हैं कि h कितने के बराबर होता है, तो हाइट ऑफ द वाटर प्लस v स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि h के साथ उसका क्या रिलेशन होता है 3/2 होता है। लाइसीमीटर किसके लिए होता है इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इवेपोरेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं मैं सभी का बताता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट, इवेपोरीमीटर होता है इवेपोरेशन के लिए, इवेपोरीमीटर होता है इवेपोरेशन फाइंड करने के लिए। इनफिल्ट्रेशन के लिए क्या होता है इनफिल्ट्रेटोमीटर। ये हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड हम बात कर रहे हैं, वैसे एनालिटिकल मेथड भी होता है एम्पिरिकल मेथड भी होता है, बट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट। तो इनफिल्ट्रेशन के लिए इनफिल्ट्रोमीटर होता है, इनफिल्ट्रोमीटर। इवेपोट्रांसपिरेशन का हमने देख लिया। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे
डेप्थ मीटर में गिवन है तो 8.64, और यही अगर डेप्थ यहाँ पे डेल्टा की डेप्थ इसमें हो सेंटीमीटर में हो तो हो जाएगा आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 864 मीटर। अगर यहीं पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगर मीटर में है तो इसको 100 से डिवाइड कर देना है तो 8.64 हो जाएगा, और यही अगर सेंटीमीटर में हो तो 864 बी बाई डी। ठीक है, सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। मैक्सिमम लिमिट हाइड्रोग्राफ की कब है? जब कैचमेंट एरिया 5000 किलोमीटर स्क्वायर से कम। मैक्सिमम कैचमेंट एरिया कितना हो सकता है? 5000 किलोमीटर स्क्वायर। उसके लिए हम यूनिट हाइड्रोग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू खोसला, टू कीप द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट पाइपिंग, पाइपिंग में सेफ रखने के लिए एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू कितना है? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 50 to 20, बट मैं आपको बाकी के लिए बता देता हूँ कि किसके लिए कितना कितना स्पेसिफाई किया है। कोर्स सैंड के लिए, कोर्स सैंड के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए है 0.2 to 0.17, ठीक है। और अगर वही फाइन सैंड के लिए बात करें, फाइन सैंड इसकी वैल्यू होती है 0.17 से लेके 0.1। अगर हम इसकी रेंज देखें तो 0.14 से लेके 0.2 तक है, इसलिए कोर्स सैंड के लिए अलग और फाइन सैंड के लिए अलग। और इस अगर हम एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू ये रखते हैं तो किससे प्रोटेक्ट करता है? पाइपिंग के फील्ड अगेंस्ट, ठीक है। लेटरल इन्फिल्ट्रेशन इज द मेजर ड्रॉबैक, किसमें है? सिंपल ट्यूब में। सिंपल ट्यूब में क्या करते हैं, हम एक ट्यूब लेते हैं, इसको हम डिप कर देते हैं सॉइल के अंदर और इसमें पानी डालते हैं, और फिर इसमें क्या होता है, वाटर चारों तरफ स्प्रेड होता है, लिटरल में भी वर्टिकल में भी। तो जो लिटरल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, वो हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं देता है, तो इसके लिए ये ड्रॉबैक है। तो सिंपल ट्यूब होता है, इसको हम फिक्स करने के लिए डबल रिंग भी यूज करते हैं। डबल रिंग भी होता है, रेनफॉल सिमुलेटर भी होता है, ये सब मेथड है इन्फिल्ट्रेशन फाइंड करने के। बट यहाँ पूछा कि ड्रॉबैक किसमें होता है? लेटरल इन्फिल्ट्रेशन, जो बगल में भी जाता है, तो ये सिंपल ट्यूब में होता है, इसको फिक्स करते हैं डबल रिंग से। रेनफॉल सिमुलेटर भी होता है, इसमें हम एरिया सेलेक्ट करते हैं और इतने एरिया में हम एक्चुअल रेनफॉल को काउंट करते हैं, फिर ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड स्टॉर्म इज रिप्रेजेंटेड इन हाइड्रोग्राफ में। तो आइसोलेटेड स्टॉर्म है, उसमें पीक कितना होगा? सिंगल पीक होगा। द डिफिशियंसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर, द डिफिशियंसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर थ्रू द अर्थ सरफेस इज टर्म्ड एज। डिफिशियंसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर को क्या बोलते हैं? इन्फिल्ट्रेशन। जितना इन्फिल्ट्रेट हो रहा है वही उसका डिफिशियंसी है। In a severe test, load sustained by a remolded soil specimen at 5 mm penetration। तो यहाँ पे आपको सीवियर वैल्यू की लोड वैल्यू गिवन है। सीवियर वैल्यू क्या होता है? लोड जितना सस्टेन किया है 2.5 पे या फिर 5 पे, दोनों में से जो भी ज्यादा है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोडिंग। 5 mm पे पूछा है तो 120 डिवाइड बाय लोडिंग ऑफ 5 mm, दैट मीन्स 2055, और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5.84। और अगर 2.5 पे पूछता तो स्टैंडर्ड लोडिंग क्या है? 1370 kg, राइट। तो ये दोनों लोडिंग की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, याद रखना है आपको। फॉर 5 mm पेंट्रेशन स्टैंडर्ड लोडिंग इज 2055, एंड फॉर 2.5 mm पेंट्रेशन द स्टैंडर्ड लोडिंग इज 1370। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व दैट इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड। कौन सा ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड होता है हिल पे? हिल के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? स्पाइरल से। स्पाइरल क्या होता है कि इनिशियली उसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है और धीरे धीरे रेडियस घटती जाती है, और जो कर्व का रेडियस है उसको मैच करती है। इन अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन अ हाईवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? 30th आवर। इसकी चांसेस कितनी होती है एक साल में कितने टाइम एक्सीड करने की? ओनली 29 टाइम्स। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि 30th आवर जो वॉल्यूम लेते हैं उसके एक्सीड होने के कितनी चांसेस होते हैं एक साल के अंदर? 29 टाइम्स, क्योंकि ये टॉप 30 है। मतलब अगर हाईएस्ट वॉल्यूम की बात करें, हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम की, तो उसमें 30 नंबर पे आएगा। ये 30 टॉप है, 30 टॉप। इससे जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो कितना है? सिर्फ 29 ही है। तो इसको एक्सीड करने का चांसेस सिर्फ 29 टाइम्स है। इसको क्यों लेते हैं? ताकि अगर हम टॉप मोस्ट का लेंगे उतनी ट्रैफिक तो हमेशा होती नहीं है, तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो बाय रिसर्च इट हैज बीन फाउंड दैट 30th आवर इज मोस्ट इकोनॉमिकल, ऑल्सो सेफ इन नेचर, दैट्स व्हाई 30th आवर इज यूज्ड। सेफ स्पीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में कह रहे हैं कि कौन सा सेफ स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इसे कहते हैं मार्टिन्स फॉर्मूला। दीज आर कॉल्ड मार्टिन्स फॉर्मूला। और किसके लिए पूछा ट्रांजिशन करते हैं? ब्रॉड गेज के लिए। ब्रॉड गेज के लिए और मीटर गेज के लिए सेम फॉर्मूला होता है, 4.35 इंटू R - 67, और मीटर गेज के लिए होता है ये वाला
मीटर गेज के लिए होता है 3.65 इंटू R-6। तो मीटर गेज के लिए भी याद कर लीजिए, ये है ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए, दोनों के लिए। ये नैरो गेज के लिए, ये है नैरो गेज के लिए, ये ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों के लिए, ये नैरो गेज के लिए। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक। तो ब्रॉड गेज ट्रैक पे इंडिया में मैक्सिमम लिमिट सुपर एलिवेशन की कितनी है? देखिए यहाँ पे आपको लिमिट याद रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम लिमिट जो है ब्रॉड गेज के लिए वो 165 mm, और मीटर गेज की अगर हम बात करेंगे, मीटर गेज के लिए 100 mm, और नैरो गेज के लिए है 76, राइट। सो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, तीनों गेज के लिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। इसमें पूछा ब्रॉड गेज के लिए, ये हो जाएगा 165 mm है, 165 mm। वही अगर पूछा होता, ये हो गया मीटर गेज के लिए और ये हो गया नैरो गेज के लिए, ठीक। एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस IRC रिकमेंडेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन द अर्बन रोड इन प्लेन टेरेन व्हेन द डिजाइन स्पीड गिवन है, सुपर एलिवेशन गिवन है 7%। तो कह रहा है कि मिनिमम रेडियस क्या है। हम जानते हैं कि E + F = V² है 127R। यहाँ पे आपको सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है, आंसर मिल जाएगा आपको। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इसको आप फाइंड करेंगे तो आंसर मिलेगा 120। चलिए आगे देखते हैं। एन इरिगेशन चैनल डिजाइंड बाय लेसिस थ्योरी। अगर लेसिस थ्योरी आ गया, मीन वेलोसिटी गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, सिल्ट फैक्टर की वैल्यू गिवन है, यूनिटी हाइड्रोलिक मीन रेडियस r = यहाँ पे फाइंड करना। अगेन वही फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए लेसिस का, क्योंकि लेसिस में कुछ और है ही नहीं। v²/f 5/2 v²/f। v की वैल्यू गिवन है 1.5 और f की वैल्यू गिवन है 1, तो 2.5 इंटू 1.5 का ये जो फाइंड करेंगे वही आंसर मिलेगा, दैट मींस 5.625। नेक्स्ट है एट अ हाइड्रोलिक जंप द डेप्थ एट द टू साइड्स। हाइड्रोलिक जंप पे डेप्थ गिवन है, प्री जंप डेप्थ और पोस्ट जंप डेप्थ। तो हेड लॉस बोल रहा है, तो हेड लॉस निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिक जंप में, y2 - y1 क्यूब डिवाइड बाय 4y1। y1 पता है आपको 0.4 है, y2 पता है आपको 1.4। इसको खाली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। 0.45 कॉन्टैक्ट प्रेशर PC है, टायर प्रेशर P है। तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है? इन दोनों का रेशियो। तो रिजिडिटी फैक्टर = PC/T, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिवाइड बाय टायर प्रेशर। और ये दोनों रिजिडिटी फैक्टर = 1 कब होता है? जब टायर प्रेशर और ये दोनों की वैल्यू 7 हो जाए, 7 kg/cm²। अगर 7 के बराबर हो जाए सो रिजिडिटी फैक्टर 1 हो जाता है। अगर PC की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, टायर का कम है 7 से, तो रिजिडिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है। सिमिलरली PC की वैल्यू अगर 7 से कम है और P की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, तो R की वैल्यू दिस इज कॉल्ड PC। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सबग्रेड इज 25 MPa, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड दिया हुआ है, और डिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट ड्यू टू द व्हील लोड है इतना, टायर प्रेशर इतना है और डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पे सिंपली डिफ्लेक्शन को इंसर्ट कर देना है और कुछ भी नहीं। डिफ्लेक्शन = 1.5 P × A डिवाइड बाय इलास्टिसिटी। इसमें आप पहले तो क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 1.5 × 0.6 145/67 क्या है? A है। A कैसे निकालते हैं? P/P का अंडर रूट। ठीक है, जब इसको निकालेंगे आप 40 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 0.65 अंडर रूट, ये मिलेगा 140। ठीक है, डिवाइड बाई 25। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 5.24। तो आंसर हो जाएगा इसमें A। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5.24 mm। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिजाइन स्पीड ऑफ अ ट्रैफिक लेन इज 70 kmph। तो डिजाइन स्पीड है 70 kmph। थ्योरेटिकल कैपेसिटी पूछा है कितनी है, रिएक्शन टाइम 2 सेकंड लेना है, एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल 8 मीटर। ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए हम जानते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? 1000V अपॉन S का यहाँ पे स्पेसिंग, एवरेज स्पेसिंग दो व्हीकल के बीच में। एक व्हीकल यहाँ पे, एक व्हीकल यहाँ पे, और इसके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो इसके बीच में जो स्पेसिंग होगा वो कितना होगा? SSD के बराबर। और
एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल, एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल कितना गिवन है 8 मीटर। तो एस एस डी प्लस 8 विल गिव यू एस एयर और वी एयर, हमें इक्वेट करना है। तो देखते हैं, पहले तो हमें क्या करना है, एस की वैल्यू को फाइंड करना है। एस देखते हैं, एस एस डी, एस एस डी कितना है, वी स्क्वायर 0.278 इंटू वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर बाई 254 एफ, इससे निकालते हैं। यहाँ पे अपने को इंसर्ट कर देना है, वी की वैल्यू कितनी गिवन है 70 और रिएक्शन टाइम कितना है 2 सेकेंड, वेलोसिटी 70 का स्क्वायर डिवाइड बाय, और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट गिवन नहीं है तो यहाँ से हमें क्या करना है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू एक एज्यूम कर लेनी है 0.35, राइट। इससे हमें मिलेगा क्या, प्लस इसमें ऐड करना है हमें क्या, स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल और एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल जो कि है 8 मीटर। इससे हमें क्या मिलेगा, टोटल एस मिल जाएगा, फाइनल एस। फाइनल एस की बात करें तो वो मिलेगा हमें यहाँ से कैलकुलेट करके 97.69। तब इसको हम यहाँ पे रखेंगे 1000 इंटू 70, वेलोसिटी है 70 डिवाइड बाई 97.69, ये मिलेगा हमें 716.55, ठीक है। तो 716, अब इसके नियरेस्ट कौन सा है 728, यही तरीका है फाइंड करने का। नेक्स्ट है कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एसएसडी निकालना है। अभी हमने देखा फॉर्मूला, वेलोसिटी गिवन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे आपको एफ है, एज पर आईआरसी फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर एसएसडी इज 0.35 टू 0.40, बट यहाँ पे अगर आपको कुछ अलग दे दिया है तो यू कैन फाइंड इट। तो क्या करना है, 0.278 इंटू वेलोसिटी 100 इंटू रिएक्शन टाइम अगर नहीं गिवन है तो 2.5 सेकेंड एज पर आईआरसी, प्लस वी स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 254 इंटू फ्रिक्शन फैक्टर 0.1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 464। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आइटम्स आर कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर एन एयरपोर्ट, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा सेलेक्ट नहीं किया जाता है। विजिबिलिटी लिया जाता है, एल्टीट्यूड लिया जाता है, जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा उतना अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रनवे ओरिएंटेशन भी कंसीडर किया जाता है, क्लास ऑफ द एयरपोर्ट कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। सो ए विल बी द इनकरेक्ट वन। द ऑर्डर इन विच अ रोड इज बिल्ट एज अ फॉर्म एज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे सब सॉइल, उसके बाद सब ग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस, फिर पेवमेंट। नेक्स्ट है द व्हीकल, a vehicle moving at the speed was stopped by applying brake and the length of the skid mark 18 मीटर। तो अगर ब्रेक अप्लाई हुआ तो स्किड मार्क कितने मीटर तक होगा, 18 मीटर तक। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेवमेंट इज, स्किड रेजिस्टेंस कितना है 0.75। तो ब्रेक की एफिशिएंसी पूछा है टेस्ट व्हीकल, तो ब्रेक की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। देखते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है हमें, उसमें सिर्फ हमें ब्रेकिंग का लगाना है। देखते हैं कैसे निकालना है। एसएसडी के लिए पूरा फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि एसएसडी के लिए पहले हम पूरा फॉर्मूला लगाते हैं। एसएसडी के लिए हमने अभी देखा 2.278 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे 50 इंटू वी इंटू टी, वेलोसिटी है और रिएक्शन टाइम है 2.5 प्लस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर, इट इज नॉट 100 बट इट इज 50। यहाँ पे सिर्फ स्टॉपिंग का पूछा है तो यहाँ पे हमें पूरी लगाने की जरूरत भी नहीं है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, यहाँ पे हम चाहे तो सिर्फ एफ निकालने के लिए लगा सकते हैं। तो मतलब वी स्क्वायर बाई 2GF फॉर्मूला लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, लैग डिस्टेंस हमें नहीं निकालना है, सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है। तो 50 इंटू 0.278 एमपीएच में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, और एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 2G, तो ये मिलेगा हमें फाइनली एफ की वैल्यू यहाँ से, एक्चुअल वैल्यू जितना एफ का वो ऑब्टेन कर पा रहा है वो है 547, राइट। और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कितना है 0.75, ये इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी। 0.547 डिवाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 गिव यू द ब्रेकिंग एफिशिएंसी। इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी 72.83। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, वी स्क्वायर बाई 254 एफ इज इक्वल टू ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 18 मीटर, वी स्क्वायर आपको पता है 50 का स्क्वायर कर दीजिए 254, यहाँ से भी आपको एफ मिल जाएगा, ऐसे अगर नहीं करना चाहिए। फॉर अ स्लीपर डेंसिटी एन प्लस 5, ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज के लिए हम जानते हैं कि
एक रेल की लेंथ कितनी होती है 12.8 मीटर। तो स्लीपर कितना आ गया एक रेल में 12.8 प्लस 5 12 17.8 मतलब अप्रॉक्सीमेट 18 स्लीपर आएंगे एक रेल लेंथ में। टोटल रेल लेंथ कितना है 650 मीटर में, तो 650 मीटर में टोटल रेल लेंथ कितना आएगा 12.8 से हम डिवाइड करेंगे, टोटल रेल लेंथ आएगा इसका अबाउट 51। ठीक है, अबाउट 51 रेल लेंथ ऐड करेंगे तब जाके 650 मीटर आएगा। तो 51 टोटल रेल्स आएगा और एक रेल में कितना है 18 स्लीपर लगाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 18 कर देते हैं इसको, सिंपली आपको 900 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ कैंपर विच इज बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट के लिए कौन सा प्रोवाइड करता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है इस तरीके का कैंपर होता है। और पैराबोलिक का प्रोवाइड करते हैं बिटुमिनस रोड में, इस केस में हम ऐसे कंस्ट्रक्ट। और कंपोजिट में क्या होता है कि दोनों एंड पे तो स्ट्रेट लाइन रहता है और कैम्बर पे जो टॉप मोस्ट पोर्शन है उसमें हम पैराबोलिक प्रोवाइड। चलिए हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू ऑल। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।